मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के प्रसिद्ध वरिष्ठ कथाकार सुदर्शन वशिष्ठ जी की रचना येती लेकर। जब वह आता तो रात को भी पक्षी चिल्ला उठते, गीदड़ हू हू करने लगते। बर्फीले पहाड़ पर दौड़ता हुआ चढ़ जाता वह, घाटी में उल्टबाजियां खाता पलक झपकते ही नीचे पहुंच जाता है, ठीक दरिया के गहरे किनारे। उतरता तो फिसलता ही चला जाता, चढ़ता तो चिपकता ही चला जाता। पल में ही पता नहीं रहता कहां से कहां चला गया। बाघ सा चालाक है, चीते सा फुर्तीला, सफेद शेर सा एकदम मस्त। चांदनी रात में लोगों ने देखा एक बनमानुस की तरह के प्राणी को, जो 2 हाथों और 2 पैरों के बल खड़ी चट्टाने चढ़ रहा था। देखते देखते उन्हें फांदता हुआ आंखों से ओझल हो गया। बर्फ से भरी चट्टानों को फांदता आंखों से ओझल हो जाता है। इतना तेज दौड़ता है वह 2 पैरों पर, कभी 4 पैरों पर, कि दूर से एक काला धब्बा सा प्रतीत होता है। जंगली बकरे घुरल सी फूर्ती है उसमें, बंदर सा दिल है उसका, ऊंची से ऊंची छलांग लगाने से नहीं हिचकता। बिल्ली सी पकड़ है उसके पंजों में, फिसलती चट्टानों को नाखूनों से पकड़ता चढ़ता जाता है। उसके पैर लंबे से लंबे आदमी के पैरों से भी लंबे हैं, पंजा सफेद शेर के पंजे से भी चौड़ा। उसके पैरों पर घने बाल हैं, शरीर पर भी भालू की तरह बालों भरी खाल है। कभी लगता किसी जानवर की खाल ओढ़ रखी है, कभी आधा आदमजात लगता है तो कभी आधा जानवर। चीते बाघ से बड़ा, बड़े लंगूर से भी विशाल काय और ताकतवर है वह। कोई कहता उसकी पूंछ भी लगी है, कोई कहता घिसकर छोटी सी रह गई है। ये प्राणी प्राय अप्रैल के बाद बर्फ कम होने पर नजर आता है। इस बार भी उसके पैरों के निशान गांव के पास देखे गए। लंबाई 32 इंच, चौड़ाई 15 इंच। बर्फ पिघलने पर दोपहर तक वे निशान मिट गए। गांव के चुस्त युवक चंद्रीला नेगी ने मिटने से पहले ही मोबाइल पर फोटो उतार लिए। कभी कभी ऐसे निशान प्राकृतिक रूप से भी बर्फ में पड़ जाते हैं। कुछ जानकारों ने शंका जाहिर की, नहीं भाई, ऐसा यति सन 32 में भी देखा था एक फोटोग्राफर ने, उसके फोटो भी निकाले गए। वह आदमी की तरह 2 पैरों पर चलता था। फिर सन 51 में भी देखा गया, किसी दूर देश में 15,000 की बुलंदी पर। वन मानुस से भी शक्तिशाली हिम मानव, जिसे यति कहते हैं, पहाड़ के बर्फीले क्षेत्र में देखा गया है। पहले भी एक चलती सी खबर टेलीविजन पर आई थी। उस वक्त हिम मानव के पैरों के निशान मिलिट्री वालों ने देखे थे। जानकारों का मानना है कि ये येती हो सकता है। फिर एक ही खबर सभी अखबारों और टीवी चैनलों पर लगातार आने लगी। येती के काल्पनिक फोटो दिखाए जाने लगे। ये सब बकवास है, कई कहते हैं। फोटोग्राफर वाली कहानी भी सच्ची नहीं है। फोटोग्राफर ने जो 2 पैरों पर चलते हुए हिम मानव के फोटो डाले, वे असली नहीं है, आदि आदि। जब से दिल्ली में मंकी मैन की खबरें आई, लोग डर गए। राजधानी दिल्ली जैसे भीड़ भरे महानगर में मंकी मैन कभी इस इलाके में दिखे, कभी उस इलाके में, तो पुलिस व प्रशासन सोए रहे। मीडिया कर्मियों की नींदें हराम हो गई। मीडिया चैनलों की मेहरबानी से इस चमत्कारी मंकी मैन का इतना आतंक हो गया कि इतने व्यस्त और एडवांस नगर में भी लोग घरों से निकलने में डरने लगे। मीडिया और विशेषकर टेलीविजन का ये धर्म हो गया है कि ऐसी चमत्कारी खबरों को जमकर दिखाया जाए। एक टीवी चैनल स्वर्ग की सीढ़ियां, अश्वत्थामा का मंदिर, जहाँ श्री कृष्ण रात को रास लीला करते हैं, हवेली में आत्मा जैसे एपिसोड रात को दिखाता है। हमारा मीडिया इतना सनकी हो गया है कि एक घटना या दुर्घटना संयोग से हाथ आ जाए तो देश की सारी चिंताओं को छोड़ दिन रात बस एक ही खबर दोहराता रहता है। अपने सारे पत्रकार, कैमरामैन उसी में लगा देता है और पूरा दिन और पूरी रात एक ही खबर चलती है। सारा देश जैसे एक घटना पर ठहर जाता है, एक जगह रुक जाता है, गुप चुप, अवाक खड़ा हो जाता है, एकदम सुन। ऐसे ही देश के चैनलों, मानव विज्ञानी, भूविज्ञानी, नृविज्ञानी, पूरा तत्ववेता, इतिहासकारों को एक ही चिंता कम और कुतूहल ज्यादा हो गया कि हिम मानव मिल गया। देखते देखते तमाम कठिनाइयों से जूझकर बर्फ की ठंडी हवाओं में दल के दल पहुंच गए। पर्वतारोही दल ने तो आते ही शिशु के ऊपर पर्वत चढ़ने की कोशिश की ताकि गुफा तक पहुंच जाएं या कुछ और चिन्ह मिल जाए, पर चढ़ नहीं पाए। एक पर्वतारोही ग्लेशियर से फिसलकर अपनी टांग तोड़ा बैठा। आजकल ग्लेशियर खिसकने का भी खतरा रहता है।
पर्वतारोही को किसी तरह जिला मुख्यालय पहुंचा दिया कि जैसे हेलीकॉप्टर आए तो उसे बाहर भेजा जा सके। दरअसल ये पर्वत पर्वतारोहण के लिए नहीं है। ऐसे कई बर्फीले पर्वत शिखर हैं यहाँ जिन पर चढ़ा नहीं जा सकता। उनकी बनावट ऐसी है कि चढ़ना आसान नहीं। बहुतों ने कोशिश की, सफल नहीं हुए। माउंट एवरेस्ट अब पर्वतारोहियों के लिए सुगम हो गया है। उसी रास्ते में जानकारी होने के नाते वे चढ़ जाते हैं। अनजान पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं। जैसे मणि महेश पर्वत अजय है, इस पर 12 महीने बर्फ रहती है। जिन्होंने इस पर चढ़ने का प्रयास किया वापस नहीं लौटे। रास्ते का ज्ञान न होना, भूस्खलन होना, तूफान आना आदि कारणों से कोई चढ़ नहीं पाता। सुबह आकाश गाढ़ा नीला होता है। सफेद बर्फीली चोटियों में यह और भी गाढ़ा हो खिल उठता है। फिर धीरे धीरे बादल उठने लगते हैं जो कभी कभी शाम तक गहरे होते जाते हैं। सुबह पश्चिम की ओर गड़गड़ाहट हुई। आवाज धीरे धीरे नजदीक आती मनमोहक लग रही थी। आकाश में बड़े पक्षी सा हेलीकॉप्टर प्रकट हुआ और ऊपर की ओर चला गया। लोगों और पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई हेलीकॉप्टर की ओर अपने स्वेटर और मफलर लहराने लगे। दरअसल एक एंकर और एक महिला पत्रकार शाम को आते ही बीमार हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने लगी। गांव में मात्र एक डिस्पेंसरी थी, डॉक्टर कोई न था। सर्दियों में वैसे भी कर्मचारी बर्फ गिरने से पहले भाग जाते हैं। गांव का ही एक आदमी वहां कंपाउंडर था। गैस सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना आवश्यक था। रात होने से पहले ही उन्हें टीवी की गाड़ी में 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय में छोड़ दिया, जहां अस्पताल व ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। हेलीकॉप्टर वैसे सप्ताह में 2 बार आता था ताकि वहां से डाक या सीरियस मरीजों को राजधानी ले जा सके। अब हेलीकॉप्टर का इंतजार था, तो किसी देवदूत की तरह प्रकट हुआ। लगभग घंटे बाद हेलीकॉप्टर वापस भी लौट गया तो सबने चैन की सांस ली और नीचे से उछल उछल कर हाथ हिलाए। मई अभी लगा भी नहीं था कि शिशु एक बड़े पर्यटक स्थल में बदल गया। इस कबायली इलाके में प्रवेश के लिए 13,000 फुट की बुलंदी पर एकमात्र दर्रा संयोग से भारी वाहनों के लिए खुल गया था। अन्यथा बहुत बार मई के अंत में या जून में जाकर खुलता था। गांव में तो सड़क के किनारे एक ही ढाबा था, वह भी अभी पूरी तरह खुला नहीं था। पर्यटक तो यहाँ कोई नहीं रुकता था। हाँ, कभी राजा घेपंग का मंदिर देखने कोई संस्कृति प्रेमी कुछ पल ठहर जाता। बसों की, लोगों की आवाजाही शुरू होने पर ही गुलजार हो पाता था। साधारण सा एक ढाबा शहर के लोगों की मांगे कैसे पूरी कर पाता। लोगों तक खबर पहुंचते ही ट्रकों में टेंट, खाद्य सामग्री, पाउडर या कंडेंस्ड दूध और दूसरा जरूरत का सामान पहुंच गया। वैसे भी दर्रा खुलते ही रास्ते में जगह जगह बंद होटल खुल जाते और आवश्यक वस्तुएं पहुंच जाती। इसमें गति आई और मेला लगने से पहले जैसे दुकानदार हिंडोले वाले, आलू चने या चाट पापड़ी वाले पहुंच जाते हैं, वैसे ही डेरे डाल दिए गए। देखते देखते गांव के नीचे समतल जगह पर एक और आवासीय टेंट लग गए तो दूसरी ओर चाय और खाने के ढाबे खुल गए। इतने में सरकार भी नींद से जागी और पर्यटन विकास निगम की टेंट अकोमोडेशन और अस्थायी होटल खुल गए। जिले के हाकिम, डीसी, एसडीएम जो सर्दियों में यहीं रहते थे और दाढ़ी मूंछ बढ़ने से येती बन गए थे, वॉकी टॉकी हाथ में लिए बार बार स्पॉट का चक्कर काटने लगे। खबर आग की तरह फैली तो टीवी चैनलों के चटकीले और फुर्तीले एंकर और पत्रकार हमारा चैनल सबसे आगे, सबसे बड़ी कवरेज, सबसे तेज, सबसे आगे, सबसे पहले की तर्ज पर पूरे गांव में फैल गए। आपको येती के पैर देखकर क्या लगा कि ये कहां से आया होगा? दरबारी चैनल के संवाददाता ने ग्राम प्रधान तोबदन से पूछा। जनाब, आया तो पहाड़ से ही है, बर्फ में रहने वाला जीव है। एक बुजुर्ग टशी दोरजे ने सरकारी चैनल को महत्वपूर्ण जानकारी दे डाली। हमारा गांव पहले पहाड़ी के पीछे गुफा में रहता था। वहां एक बार ग्लेशियर आ गिरा तो सभी यहाँ आ गए। हमारा एक बुजुर्ग वहीं डटा रहा। वह और उसका बेटा कुछ दिन यहाँ आता रहा। हमारे दादाजी बताते थे, वह मर गया तो बेटा भी आता रहा। वह बनमानुस सा हो गया था।
कभी दाढ़ी नहीं बनाता था, शरीर पर जानवरों से बाल उगाए थे, कपड़ों की जगह खाल पहनता था। सरकारी चैनल ने बाजी मारकर ये खबर बार बार दोहरा दी कि हो ना हो ये गांव का ही कोई आदमी है जो एकांत में रहते हुए वन मानुस सा बन गया। ये बात सच हो सकती है कि मठ की पहाड़ी के साथ बर्फ में गुफा थी जिसमें कई साल पहले लोग रहते थे। शिशु के लोग भी पहले वहीं रहते थे। एक बार ऊपर से ग्लेशियर टूटा और गुफा पर आ गिरा। इसके बाद लोग वहां से आकर शिशु में बस गए, जो अपेक्षाकृत नीचा, उस समतल और चंद्रा नदी के करीब था। कहा जाता है कि एक परिवार ने अपना पैतृक स्थान नहीं छोड़ा और वहीं रहा। कुछ सालों उस परिवार के लोग शिशु घाटी के देवता राजा घेपंग को माथा टेकने आते रहे, फिर आना बंद हो गए। शायद मर मर आ गए होंगे। अब तो लोग शिशु से भी पलायन कर वन वनस्पति भरी भूमि में जा बसे हैं। छेरिंग दोरजे ने मदारी चैनल को मठ के लामाओं के बारे में आश्चर्यजनक बातें सुनाई। बहुत ऊपर पहाड़ के सर पर एक मठ है जो नीचे से दिखता है। आप दिन में ध्यान से देखेंगे तो वहां झंडियां फहराती दिखेंगी। मठ की गुफाओं में लामा लोग रहते हैं जो पूरी सर्दियों इन्हीं गुफाओं में बैठे तप करते रहते हैं। बहुत बर्फ गिर जाने पर वे उड़कर गांव में आते हैं और उड़कर ही वापस जाते हैं। पहले ये नजारा फरवरी में होने वाली फागली या छिश्चू उत्सव में देखा जा सकता था, जब मठ में बहुत लंबी शहनाइयां भौं भौं आवाज करती और लामाओं के मंत्रोच्चारण के बीच मधुर शहनाइयां बजती। इन दिनों भी चारों ओर बर्फ होती और लामा उड़कर एक मठ से दूसरे या गांव में आते। ये अब भी उड़कर आते हैं मगर हमें दिखाई नहीं देते। अरे, आपने बहुत ही उम्दा जानकारी दी। मदारी चैनल का संवाददाता गदगद हो गया। बर्फ के इस रेगिस्तान में वन वनस्पति रहित नंगे पहाड़ों के बीच आबादी भी बहुत कम थी। लंबे बियाबान के बाद कहीं कहीं घर जैसे एक साथ उठाकर रख दिए थे। दूर से न खालिस्तान से दिखते थे ये घर। जहाँ हरियाली दिखे समझो आबादी है। एक मंजिले सफेद घर जिनकी छतों पर सूखी टहनियां घास नजर आती तो दूर से डिब्बों से दिखते। बर्फ पिघलने पर गांव के आसपास कठिनाई से उगाए बयूस के पेड़ों में हरियाली आती। सर्दियों में बचाव के लिए इन्हें बांध कर रखा जाता। शिशु में भी ऐसे ही घर थे जिन्हें अप्रैल बीतने पर जीवन के कुछ चिन्ह दिखने लगते। ढलानों में लेटे बर्फ के अजगरों से पानी फूटने लगता। ढलानों के नीचे ढलान में बसा था शिशु। कुछ कुछ समतल, नीचे चंद्रा नदी, ऊपर ऊंचा पहाड़ 15,000 से ज्यादा बुलंदियों को छूता। गांव अपेक्षाकृत नीचे था। यहाँ तो निचाई में भी ऊंचाई होती है। 10,000 फुट से ऊपर ही रही होगी इस गांव की ऊंचाई, जहां वन वनस्पति नहीं होती। आसपास धूल भरी पहाड़ियां, कहीं कंक्रीट की, कहीं रेत की, कहीं रोड़ी की और कहीं पत्थरों की। बीच बीच में बर्फ पिघलने पर कहीं कहीं छोटी झाड़ियां जंगली बिल्ली की तरह सिर उठाती। गांव के घरों के आसपास बर्फ पिघलने पर बयूंस के मुरझौले पेड़ नजर आते, जो चारों ओर से रस्सियों से बंधे होते। यही पेड़ गर्मी आने पर पशुओं के लिए चारा बनते और आगामी सर्दियों के लिए लकड़ी। मई जून में हरियाली उगती तो चारों ओर घास की गंध फैल जाती। घास की ये गंध पूरे वातावरण में घुली रहती। खेतों में आलू गोभी उगती और जंगल में जीरा। गांव की खासियत ये थी कि मनाली ले सड़क गांव के बीचों बीच गुजरती थी, जहां से जीरा मुख्यालय लगभग 50 किलोमीटर था। लामाओं के मठ बहुत ऊंचाई पर हैं। ऊपर पहुंचना हो तो तगड़े आदमी का भी पूरा दिन लग जाए। लामा लोग इतनी ऊंचाइयों से चलकर थोड़े ही आते हैं। ये पहुंचे हुए लामा है जो उड़कर नीचे आते हैं। आम लोग उन्हें उड़कर आते हुए नहीं देख पाते। मठों के साथ गुफाएं हैं। मठ के सभी कमरे भीतर ही भीतर पहाड़ खोद कर बनाए गए हैं। कमरे क्या, छोटी छोटी सी गुफाएं हैं। इनके बाहर छोटे दरवाजे दूर से नजर आते हैं, जहां से घुटनों के बल बैठकर ही भीतर जाया जा सकता है। बर्फ की इन गुफाओं में 4-4 महीने तक लामा समाधि में रहते हैं। 4 महीने बाद अप्रैल के अंत में जब से गुफाओं से बाहर आते हैं तो उनके तेजोमय लाल चेहरे की ओर देखा नहीं जाता। रात को कुछ काम तो होता नहीं था।
तमाशबीन लोग देवता घेपंग के मंदिर में या गांव वालों के पास घरों में आ बैठते और आश्चर्यजनक किस्से सुनते। दोरजे जैसे गप्पी और कथा सुनाने में माहिर लोग खा पी कर वहां आ जाते और उड़ने वाले लामाओं के किस्से सुनाते। शिशु से बहुत आगे चंद्र और भागा नदियों के संगम से आगे चंद्र भागा के दोनों ओर वन वनस्पति है। वहां सफेद भालू, आइबेक्स, जंगली बकरी, घुरल, कस्तूरी मृग आदि जानवर भी होते हैं। यहाँ की सूखी झाड़ियों में जीरा होता है तो वहां के पेड़ों से चिलगोजे झड़ते हैं और बर्फीली पहाड़ में नीलम चमकती है दोरजे सुनाता। ऊंची ऊंची काली चट्टानों से शिलाजीत टपकता है। उदयपुर में दुकानों में भी बेचने को रखा होता है। शिलाजीत तो आप जानते हैं। दोरजे ने रहस्य उद्घाटन किया तो चिंगारी चैनल वाला चौंक गया। अच्छा, शिलाजीत चट्टानों से निकलता है? जी जनाब, काली कली चट्टानों से टपकता है, मगर वहां तक पहुंचना कठिन होता है। नौवे का कोण बनाती खड़ी चट्टानों तक साधारण आदमी नहीं पहुंच सकता। ये काम येती जैसा ही कोई कर पाता है, जो खड़ी चट्टानों में जा चढ़े और टपकते शिलाजीत को निकाल लाए। जो शिलाजीत खाएगा, येती जैसा ताकतवर बन पाएगा और वही शिलाजीत ला भी पाएगा। जनाब, इन पहाड़ों में ऐसी ऐसी बूटियां हैं जिन्हें खाकर आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, पर इनकी पहचान चाहिए। एक बार हमारे गांव के आदमी ने बूटी खा ली और 2 दिन में ही वह लाल लाल हो गया। तीसरे दिन उसका बदन फटने लगा। चौथे दिन वह मर गया। मेरे पास वो जड़ी पड़ी हुई है। देखना चाहेंगे जनाब? चिंगारी टीवी का पत्रकार डर गया। नहीं नहीं, आपने बता दिया, यही काफी है। इस पर पूरी स्टोरी कर हम रात 11 बजे के शो में देंगे। ऐसी स्टोरी की आग लग जाएगी, आग। एक चैनल का नाम ही खोजी चैनल था। उसे वहां के एक पढ़े लिखे नौजवान चंद्रीला नेगी ने बताया, येती बर्फ का कीड़ा खाता है। बर्फ का कीड़ा? खोजी चैनल का पत्रकार छोकरा चौंका। हाँ, बर्फ का कीड़ा। अक्टूबर नवंबर के बाद जब यहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है तो आदमी क्या खाएगा? येती तो दूर गुफा में रहता है। उसे 6 महीने कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तो वो बर्फ का कीड़ा खाता है। कहाँ रहता है ये कीड़ा? पत्रकार की आंखें विस्मय से फैल गई। बर्फ में? और कहाँ? गर्मियों में कुछ लोग, खासकर गोरखा और शेरपा लोग, इसे बेचने आपके मैदानों में जाते हैं। कुछ खुलकर जरा विस्तार से बताओ भैया, पत्रकार ने आग्रह किया। नौजवान ने विस्तार से बताना शुरू किया। हाँ, बर्फ में रहता है बर्फ का कीड़ा। बर्फ में रहता है, बर्फ खाता है, बर्फ पहनता है, बर्फ ओढ़ता बिछाता, बर्फ में सोता जागता, जैसे पानी में मछली, हवा में पक्षी। बर्फ पिघलती है तो कीड़ा मर जाता है। मरा हुआ कीड़ा बहुत ताकतवर होता है। इस कीड़े को खा लो तो इतनी ताकत आ जाती है कि आदमी पहाड़ तोड़ दे, अंबर में छेद कर दे, पर्वत फांद ले, चट्टाने तोड़ दे, नदियों का रुख मोड़ दे, हवा को बांध दे, पहाड़ की चोटी से उड़ता हुआ नीचे आए। बहुत महंगा बिकता है ये बर्फ का कीड़ा। पहाड़ के लोग लाते हैं और मैदानों में बेचते हैं। मैदानी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। अर्चा गोंबा कहते हैं इसे। हिमालयन व्याग्रा है ये। योगी और लामा लोग खाते हैं इसे। तभी बर्फ से दबी गुफाओं में जिंदा रहते हैं 4 महीने। जब अप्रैल मई आते आते ऊंचे पर्वतों पर रंगीन फूल खिलते हैं, उस समय ये साधक गुफाओं से निकलते हैं, एकदम तरोताजा, लाल सुर्ख गाल लिए, मदहोश कर देने वाले फूलों और पर्वतीय बूटियों की तरह। लंबे तगड़े लामा सुर्ख सिंदूर की तरह। वस्त्र गहरे गैरिक हो या पीत, सिंदूरी रंग दोनों पर निखरता है। बर्फ का कीड़ा खाता है हिममानव, तभी इतना ताकतवर है, जिंदा रहता है सदा बर्फ में भी। खोजी पत्रकार अपने को धन्य मानने लगा। उसके हाथ एक मस्त स्टोरी आ गई थी। 5 दिन बीत जाने पर कुछ हाथ न लगा तो पत्रकार अनुसंधान करता बोर हो गए। रात को कई बार बिजली के बल्ब दिए से टिमटिमाते। बस ट्रकों में सब्जी भाजी तो आ गई थी, लजीज खाना कौन बनाता?
बादल न हो तो दिन तो ठीक रहता, रात बहुत ठंडी हो जाती। मोबाइल में बीएसएनएल का सिग्नल कभी आता कभी जाता। बिना नहाए धोए इतने दिन बीत गए, पानी में उंगली नहीं डुबोई जाती। 3 दिन में ही उनके चेहरे काले हो गए थे। बर्फानी हवाओं से चेहरे की चमड़ी जल गई। शरीर का जो भाग नंगा रह गया जलकर काला पड़ गया। दिन में बाहर निकलते तो कपड़ों चेहरे पर सफेद चमकदार अब्रक चढ़ जाती। जब चैनल पैकअप कर गए तो गांव वालों ने मठ से टाणा माणा करने के लिए लामा बुलाए। मुख्यालय ने रजत जड़ी तांगलिंग बजाकर मृत आत्माओं का आवाहन किया। लामाओं ने धर्म चक्र घुमाते हुए मंत्रोच्चारण आरंभ कर दिया। छोटे बड़े 12 लामा मंदिर के भीतर आसन जमा बैठ गए। सुबह शाम मंत्रोच्चारण के साथ मधुर शहनाइयां बजने लगी। शंखवाद के साथ स्टैंड पर रखे गोल ड्रम बजाए जाते और छोटे लामाओं की 2 जोड़ियां शहनाइयों की ध्वनि निकालती जो वातावरण में लहर लहर फैलती हुई आसमान के वातावरण को शांत करती। मस्करा चैनल की टीम बची थी विदाई के लिए। जब वे माइक कैमरे सहित सुबह की गाड़ी में बैठने लगे तो एक लामा ने पूछा, क्या ये ऐसे ही है काले कुलूटे? नहीं नहीं, थे तो गोरे चिट्टे, यहाँ आकर काले हो गए। दिन में गांव वालों ने घरों में वृक्षों के ऊपर चारों ओर झंडियां बांध दी जिन पर ओम मणि पद्मे होम लिखा था। इन झंडियों के संसर्ग में आने वाली हवा दुष्ट आत्माओं को भगाती है। सांझ के शांत और पवित्र वातावरण के बीच मंदिर में अजगर के समान लंबे वाद्य की भू भू ध्वनि में स्वर मिलाता लामाओं का मंत्रोच्चारण सुनाई देने लगा। टन से घंटी बजती तो उसकी प्रतिध्वनि देर तक गूंजती रहती। इसके बाद डम 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 के साथ ग्यालिंग की मधुर ध्वनि बहती हुई जैसे चंद्रा नदी के पानी में विलीन हो जाती। तो दोस्तों, इसी के साथ ये रचना यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई रचना के साथ। धन्यवाद।